चलो आज फिर से दोस्त के साथ एक स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। और सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो देखो, सल्तनत काल में राजस्व की प्रमुख मंद, मतलब जो राजस्व का मेन आइटम था ना, वो भू राजस्व था। मतलब राजस्व जो मेनली प्राप्त होता था वो भू राजस्व से ही प्राप्त होता था, ठीक है। जो सामान्यतः क्या था, 1/5 माना जाता था। 1/5, कहीं पे 1/3 मिलेगा, कहीं 1/6 था, है ना, इस तरह से। तो सामान्यतः बोल रहा है कि 1/5 माना जाता था। पर पता है, ये अलाउद्दीन खिलजी 1/2 कर दिया था। 50% वो, मतलब 50% टैक्स देना पड़ेगा। ये स्पेशली था इसका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी, मतलब 50% टैक्स दो, ठीक है। फिर भू राजस्व के लिए गला बख्शी या बटाई परंपरा, जो कि पिछले वर्ष के फसलों के, देखो अब ये गला बख्शी है ना, गला बख्शी क्या होता है, गला बख्शी और या फिर बटाई जो परंपरा होती है, ये होता है कि बटाई मतलब विगत, ब मतलब ऐसे याद है, बटाई मतलब विगत, विगत मतलब विगत वर्ष में जो उत्पादन हुआ था ना, उस उत्पादन के आधार पर हम लोग बताएंगे कि इस साल कितना टैक्स लेंगे। जैसे मान लो कि पिछले साल आपको 50 क्विंटल हुआ था, 50 क्विंटल पे मान लो कि 50 क्विंटल का मान लो सरकार जो है उत्पादन भी लेती है और पैसे भी लेती है। तो इसका कितना, मान लो कि खिलजी होता तो 1 क्विंटल ले लेता, सर 1 क्विंटल नहीं, 25 क्विंटल, 25 क्विंटल खिलजी ले लेता अगर खिलजी होता, क्योंकि वो तो आधार लगाता था टैक्स, ठीक है। तो इस आधार पर तो वो बोलेगा कि 50 क्विंटल पिछले साल हो गया था, इस साल भी 50 मान लेते हैं, तो 25 क्विंटल फिर से इस साल का बनेगा, इस तरह से मान लो, ठीक है। और अगर 1/5 या 1/6 या 1/3 कहीं कहीं पे है, तो वो उसके आधार पर थोड़ा अलग हो जाएगा। ये बटाई का मतलब ये होता है, ठीक है। देखो अब ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। भू राजस्व के लिए गला बख्शी या बटाई, है ना, बटाई से ये बटाई याद तो नहीं रहेगा, चलो पिटाई तो नहीं लिख सकते, गला बख्शी, जो गला पकड़ता है ना किसी का, तो बोलता पिटाई करेंगे अब तुम्हारी, है ना। तो पिटाई तो अब देखो भू राजस्व संबंधित है नहीं, तो पिटाई से संबंधित थोड़ा बहुत इधर उधर शब्द करोगे तो बटाई बन जाएगा। पी को हटाओ, ब लगाओ, बस इतना ही। जो कि पिछले क्या होता है कि बटाई क्या होता है, जो कि पिछले वर्ष के फसलों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित होती थी, ठीक है। जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः आजमाया, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको फिर से लगवाया, ठीक है। बोले कि ठीक है लगा दो यार, ठीक है, बटाई लो। अलाउद्दीन खिलजी ने इस हेतु पैमाइश या मसाहत, हमने बोला था ना, अलाउद्दीन खिलजी जो पैमाइश, पैमाइश मतलब कि जमीन नापो, और उन्होंने जमीन नपवाया, फिर उस आधार पर कितना उत्पादन होगा उस आधार पर गया, जिसमें प्रति बीघा उत्पादन का आधार बनाया। मतलब प्रति, जो बोले पहले नपवा लिए, जैसे मान लो ये है, तो उसने बोल दिया कि 10 बीघा है, तो 10 बीघा में बोला कि कितना होता है, तो बोला कि 10 बीघा में 10 क्विंटल, तो बोला प्रति बीघा कितना हो गया, 1 क्विंटल, मान लो ऐसे 1 क्विंटल। तो ठीक है, 1 क्विंटल जो है उस आधार पर तुम्हारा 1 क्विंटल होगा तो आधा हम ले जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आधा वाला सिस्टम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत फेमस है ये वाला, कि पैमाइश और मसाहत जो है उन्होंने अपनाया था, और प्रति क्विंटल मतलब प्रति बीघा उत्पादन का आधार बनाया था। प्रति बीघा मतलब हर बीघे के हिसाब से। बाकी लोग जैसे बीघे के हिसाब से नहीं लेते, नॉर्मली लोग देखो 3 तरह से ले सकते हैं ना, क्या, जैसे भाई भू राजस्व जैसे है ना, भू राजस्व एक तो अपने अनुमान लगा लिया कि भाई हाँ ये जमीन देख लिया, इतना होगा, इतना दे देना। दूसरा हो गया कि पिछले साल वाला, पिछले साल कितनी कमाई की थी। तीसरा है कि पर बीघा, प्रति बीघा कितना उत्पादन होगा उस उत्पादन के आधार पर, ठीक है, प्रति बीघा उत्पादन के आधार पर। तो ये जो है नॉर्मली अपनाया जाता है। पिछले साल वाला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था, और प्रति बीघा वाला सिस्टम जो है ये अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। देखो, एक कनकूत और नस्क प्रणाली होती है, इसी को कहता है अनुमान, ठीक है। कनकूत और नस्क प्रणाली भी प्रचलित थी, जिसमें अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया जाता था। अनुमान लगा दिया भाई, डायरेक्ट देख के अनुमान लगा दिया, वैसे मन से कितना पता होगा दे देना इतना, तो ठीक है, ठीक है। भू राजस्व आज अनाज और नकद दोनों में लिया जाता था, ठीक है। अनाज और नकद दोनों में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी अनाज में लेता था, यहाँ से अनाज, अलाउद्दीन यहाँ से अनाज, ऐसे याद। भू राजस्व दोनों में लिया जाता था भाई, पैसे भी ले सकते हो, अनाज ही ले जा सकते हो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी, ये दो ऐसे थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी दोनों ऐसे थे
जिन्होंने अनाज में वसूली की वरीयता दी तो अन्य शासकों ने नकदी वसूली को, अन्य लोग जो है इसके अलावा जो दूसरे थे वो बोलते पैसा दे। ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने अनाज पर से कर यानी आय कर, अनाज पर से कर यानी आय कर हटा लिया था। मतलब सिकंदर लोदी ने आय कर हटा लिया था अनाज पर से। ठीक है। सिंचाई व्यवस्था, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंचाई व्यवस्था। देखो सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे भाई, एग्रीकल्चर पढ़ रहे तो सिंचाई का तो बहुत रोल है ही। अब देखो सिंचाई किसने करवाया, क्या करवाया। सिंचाई में व्यापक परिवर्तन आया। सिंचाई में मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छा कराया था। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई से बहुत अच्छी तरह संबंधित है। ऐसे जैसा गयासुद्दीन ने भी किया था, बट मोहम्मद बिन तुगलक का कम रोल है। रोल तो है, कम रोल है, बट गयासुद्दीन का अच्छा रोल है और इसका फिरोज शाह तुगलक का अच्छा रोल है। देखो सिंचाई जो है, सिंचाई व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया और 13वीं एवं 14वीं सदी में इस व्यवस्था में नौरिया होना चाहिए ना, नौरिया तकनीक। नौरिया तकनीक का विकास हुआ। क्या हुआ? नौरिया। आफ्टर सुशांत की डेथ के बाद में सब लोग यही बोल रहे हैं, समझे, नो रिया, रिया नहीं चाहिए, रिया चक्रवर्ती नहीं चाहिए। तो ये नौरिया तकनीक है जो क्या है कि गियर प्रणाली पर आधारित है, गियर प्रणाली पर से संबंधित है। इस तकनीक के कारण अत्यधिक मात्रा में आसानी से पानी उपलब्ध होने लगा। ध्यातव्य है कि हर्ष के समय, हर्ष जो राजा हर्ष है उसके समय रेहट या अर्घट प्रणाली का उल्लेख मिलता है, किंतु नौरिया उससे भी उन्नत प्रणाली है। क्योंकि भाई हर्ष जो है ये इस समय का थोड़ी है, और ओब्वियसली भाई हर्ष जो है पुराने समय का, उससे पहले का है। तो हर्ष के जैसे मान लो आज का टेक्नोलॉजी है वो 1900 या 1800 की टेक्नोलॉजी से बेस्ट है कि नहीं? ओब्वियसली है। उस समय फोन भी नहीं थे, आज है। देखो उत्तम ज्यादा टेक्नोलॉजी बन रहा है, तो ओब्वियसली वो पुराना है। तो रेहट जो है, रेहट या अर्घट जो है, अर्घट प्रणाली ये पुराना प्रणाली था। तो ये नौरिया जो है अभी नया ही आया था, ये इस समय आया, मतलब अभी नहीं आया, मतलब ये उस समय जब गयासुद्दीन तुगलक ये सब थे तब यही आया था। तो तब उनके आपस में दोनों कंपेयर करेगा तो नौरिया ज्यादा उन्नत होगा, है कि नहीं? आप देखो सल्तनत काल में सिंचाई के मुख्य साधन कुएं ही थे। अभी भी कोई पूछेगा तो नहरें मतलब नहरें नहीं, कुएं ही मुख्य साधन। तो अभी भी कुएं थे, कुएं से ही सिंचाई होता था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर प्रणाली को अपनाया। ठीक है, ये बता दी। गयासुद्दीन जो है यहीं से, गयासुद्दीन तुगलक की जो है, तुगलक लोग जो है सोचते थे थोड़ा सा नहर उहर के बारे में। इससे पहले वाले इतने कोई खास सोचे नहीं नहर के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर के बारे में सोचे, और उसके बाद में किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इस व्यवस्था को एक रूप देते हुए नहर तंत्र को विकसित किया। कौन? नहर तंत्र। अब कोई बोल देगा कि भाई सबसे पहले जो है किसने जो है नहर जो है थोड़ा भी नहर वाला सिंचाई से संबंधित नहर प्रणाली को किसने अपनाया ना, नहर प्रणाली। तो गयासुद्दीन तुगलक आंसर जाएगा। अब बोलेंगे कि नहर तंत्र किसने बना दिया? तो नहर तंत्र भाई गयासुद्दीन ने बनाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है? आंसर देखो, अगर नहर तंत्र हो तो आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। और अगर सिर्फ नहर, पहली बार बोल रहे कि प्रथम कौन सुल्तान था जिसने नहर प्रणाली अपनाया, तो वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जिसमें उसकी प्रमुख नहरें आज भी कार्यरत है ना, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी वो आज भी कार्यरत है, बोल रहे हैं। अब इब्न बतूता जो है उसने भारत में एक वर्ष में 3 प्रकार के चावल की खेती की बात करता है। इब्न बतूता 3 की खेती होता है कि एक भारत में 3 प्रकार की चावल की खेती होती है, जबकि अन्य इतिहासकार बोलते हैं कि 2 प्रकार की होती है। ठीक है। विदित है कि दक्षिण चीन के अतिरिक्त ऐसा कहीं नहीं होता था, मतलब दक्षिण चीन के अतिरिक्त ऐसा कहीं नहीं होता था। अच्छी किस्म के चावल के लिए सुरसती अत्यधिक प्रसिद्ध था। सुरसती जो है पश्चिमोत्तर जगह का नाम, मतलब सुरसती पश्चिम उत्तर, इधर पश्चिम और उत्तर हम लोग इधर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से उत्पादित होती थी, और देख लेते एक बार ना। उत्पादन और क्षेत्र। ठीक है, ये उत्पादन है, ये क्षेत्र है। उत्पादन हो गया रेशम का, ये कहाँ उत्पादित होता था? खंबात के क्षेत्र में, गुजरात में। नमक पता ही है, राजस्थान का सांबर झील। ऊनी सोल कश्मीर से आज भी। वस्त्र के लिए 2 चीजें फेमस है, बंगाल और गुजरात, है ना। सोनार गांव मलमल के कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक।
देखो सोना बंगाल में गुजरात, हम पहले बता दें, बंगाल और गुजरात, बंगाल की साड़ियाँ नहीं दिखती, बंगाल की साड़ी कितनी फेमस थी। और गुजरात में तो सूरत में, गुजरात में सूरत में जाओगे तो तुमको हैवी चेन मिलेगा किसका, कपड़ों का। ठीक है। तो सोनार गांव मलमल व कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। सोनार गांव किसके लिए? मलमल के लिए और कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। मलमल, मलमल का रूमाल गले में डाल के तू आजा, सुना। और एक रेशम का रूमाल गले में, ये भी जो है ये भी है रेशम का। तो कच्चा रेशम हो गया, मलमल का हो गया। तो मलमल का तो दोनों का रूमाल जो है उसी संबंधित है। तो ये उसी से ये दोनों गाने तभी इसी चीज के लिए बने हुए हैं। ठीक है। 15वीं और 14वीं और 15वीं सदी में भारत में रेशम उत्पादन चीन से सीखा। सही बात है, रेशम उत्पादन किससे सीखा? चीन से। सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था, मलमल के कपड़ों को गंगा जल व शबनम कहा जाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे भी मतलब सोचो कि गंगा जल इतना पवित्र मानते थे, मतलब मलमल को, क्या बात है। हाथ में लेते लोग समझते थे हाँ तीर्थ कर लिए, है कि नहीं। तो गंगा जल है। और शबनम इसलिए क्योंकि तो शबनम ये भी समझो सुपारी जो आता था वो लाल कलर का था, उसका जो पैकेट होता था वो लाल कलर का होता था, तो वो मलमल भी लाल ही कलर का था। सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए दिल्ली प्रमुख केंद्र था। ठीक है। पान के पत्ते धार से, और नील जो है बयाना राजस्थान से, और सरखेज आगरा से। ठीक है। ये कुल मिला के हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं, उद्योग एवं जो व्यापार है उसके बारे में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उद्योग एवं व्यापार के बारे में। देखो तुर्क मुख्यतः क्या थे ना, तुर्क मुख्यतः नगर निवासी थे, अतः उनकी प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्थाओं में नगरों के चरित्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन किए। ठीक है भाई। जब वो ओबियसली वो नगर निवासी थे, तो वो खुद गांव में क्या रहेंगे, वो शहर में रहेंगे। तो शहर में रहने वालों को शहर ज्यादा अच्छा लगता है, और गांव में रहने वालों को गांव से ज्यादा शहर अच्छा लगता है। ठीक है। ठीक है। तुर्कों के आगमन के साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी भी भारत में आई, जिसके कारण भारत की उत्पादन संरचना में भी परिवर्तन हुआ, जिसे मोहम्मद हबीब नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। सही बात है भाई, नगरीय क्रांति उन्होंने आके नगरीय क्रांति ला दी। सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। लगभग सभी सुल्तानों ने नए नगर बसाए। सही बात है। नगर बसाने में तो भाई इनका तो क्या बोले, मतलब भाई लेवल था, नगर बसाने में तो भाई इनका लेवल था, जिससे नगरों का विस्तार हुआ। साथ ही रोजगार और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति के लिए ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हुई। अब बोला कि जब नगरों का जब विकास हुआ ना, तो लोग जब नगर में क्यों आते। देखो नगर में ये है कि लोग जो है जाति पात ये सब है, जो इससे सामाजिक भेदभाव जो होता है ना वो कम होता है। दूसरा रोजगार मिलता है ना। रोजगार और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति के लिए ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हुई। भाई इन्होंने शहर बसाए, शहरों की ओर आकर्षित हो गई गांव के लोग। ठीक है। और आके रहने लग गए, सामाजिक भेदभाव दूर हो गया, और इनको रोजगार भी मिल गया साथ में। बढ़िया काम था क्या। अब देखो प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए बोला कि धातु शिल्प में परिवर्तन हुआ। धातु शिल्प में परिवर्तन मतलब विशेषकर सैनिक उपयोग के लिए लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अब भाई ये बड़े बड़े तलवार, लंबी लंबी कटारियां चाहिए थी, है कि नहीं। ये तलवार, चाकू, है ना, इस तरह से चाकू, तलवार, भाले, ये सब का जरूरत पड़ा। इन सब का जरूरत पड़ा तो भाई लोहे से बनेंगे, चांदी से तो बना के मारने से रहे। तो लोह इंडस्ट्री जो है वो डेवलप किया। ठीक है। क्योंकि इनको लड़ने के लिए आगे जरूरत पड़ता था। ठीक है। कागज निर्माण में तेजी आई। भाई कागज निर्माण में कैसे तेजी? कागज निर्माण में यूँ तेजी आई क्योंकि लोग लिखने में उस समय शौकीन थे। मध्यकालीन में जो है जितने भी राजा थे वो क्या है अपना इतिहास लिखवाते थे, है ना। चूंकि सल्तनत काल में कई लोगों को वैसे लिखने का, कहानियां लिखने का शौक था, तो वैसे लिखते थे। चूंकि सल्तनत काल में कई संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में उन्होंने करवाया, तो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए कुछ चाहिए था उन लोगों, है ना। और नए ग्रंथों की रचना हुई। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिल्द साजी का भी एक उद्योग बन गया। सोचो, ये तो भूल गए थे। कवर जो जिल्द साजी होता है वो भी एक नया उद्योग बन गया है, क्योंकि इसको जो तुम दस्तावेज बना रहे हो, जैसे मान लो जिसने अकबरनामा, जो भी जिसने भी लिखा हो, डजंट मैटर, जिसने लिखा होगा, तो उसने भाई ये सोचा होगा ना कि भाई कैसे उसको ठीक रखा जाए ना। भाई जैसे जिसने भी कोई पर्टिकुलर चीज लिखा, जैसे मान लो किसने अकबरनामा लिखा,
ठीक है। तो अकबरनामा लिखा तो उसने सोचा होगा ना भाई इसको कैसे सुरक्षित करें, तो जिल्द चढ़ा के थोड़ा सा बढ़िया करके, ताकि काफी लंबे समय तक टिक जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सल्तनत के शासकों ने इतिहास लेखन में विशेष रुचि दिखाई, पहले बता दिया, और अपने कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करवा कर इसके द्वारा महान बनना चाहते थे। सही बात है, इतिहास लिखाते थे और अपने जो कार्य होते थे उसको सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करते थे। लिखने वाले को बोलते थे कि नेगेटिव बात लिख देना, दोनों टांगे काट दूंगा, दोनों हाथ भी काट दूंगा, जुबान भी काट दूंगा। ठीक है, तो वो लोग पहले से डरते थे, वो लोग तारीफ पे तारीफ लिखते थे। चटखा व दुनकी का प्रवेश भी तुर्कों के साथ ही हुआ, जिसमें वस्त्र उत्पादन के लिए तकली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रुई धुनने के लिए, बुनकर के लिए नदाफ, रुई धुनने वाला जो बुनकर होता है उसके लिए नदाफ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आसवन विधि का भी ज्ञान हुआ। किस विधि का? आसवन विधि का भी ज्ञान हुआ, जिसका मुख्य उपयोग मदिरा व इत्र निर्माण में किया जाता था। ठीक है, दारू बनाने में और सेंट बनाने में, दारू से जो खुशबू आएगी ऐसे ही खुशबू बहुत आएगी दारू से। ठीक है, इसके साथ ही धातु कला के अंतर्गत कलई विधि का प्रयोग किया जाने लगा और जस्ते का उपयोग किया जाने लगा। जस्ता मतलब जिंक। ठीक है, जिंक का उपयोग अब करने लगे। सोचो, भारत की दमिश्की इस्पात पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, जो कश्मीर से प्राप्त होता था। ठीक है, तो कौन सा? दामिश्की इसकी खिसकी। ठीक है, दामिश्की इसकी खिसकी शिशकी इस्पात जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध था, जो कश्मीर से प्राप्त होता था। ठीक है, सल्तनत शासकों की विशेष रुचि स्थापत्य के प्रति थी। सही बात है भाई, इनके बहुत जो है मन था स्थापत्य, नगर बसाना, ये सब इनका बहुत स्पेशल था। गारे चूने के ज्ञान के कारण भवन निर्माण संभव हुए। फिरोज शाह तुगलक ने तो एक विभाग भी बना दिया। सोचो, दीवान इमारत खाना मतलब इमारत बनाने के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्पेशली जो है क्या बना दिया, जगह बना दी कि भाई जो है बनाओ इमारत खाना बनाओ। बहुत हो गया ना। ठीक है, फिर गैर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों में चमड़ा, धातुएं, पत्थर। ठीक है, गैर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों में चमड़ा, धातुएं, पत्थर, नमक व तेल उद्योग प्रमुख था। ठीक है, कौन कौन सा? गैर कृषि उत्पाद में एक चमड़ा, धातु, पत्थर, नमक, ये सब जो, और तेल सब्जी बनाने के लिए चाहिए। ये शाही कारखाने भी और कुछ शाही कारखाने भी थे जो विलासी वस्तुओं के उपभोग के लिए। आपको बोला जाता है कि किसने, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे 36 शाही कारखानों का निर्माण कराया, जो कारखानों मतलब इसने करवाया था। किसने करवाया था? 36 शाही कारखानों को, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इन कारखानों का निरीक्षण मुतशरीफ, मतलब बोले ना, मुतता है फिर शरीफ, फिर बोलता है कि हाँ शरीफ आदमी था जो सुसु करके क्या बोलता है, कारखाने चला जाता है। ठीक है, मुतशरीफ, ये याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में क्या क्या आयात होता था। ठीक है, कहाँ से क्या क्या आयात होता था। ठीक है, निर्यात पर तो हम लोग आज बात करते हैं, पहले तो आयात ही करते थे सिर्फ, है ना। अरब व खाड़ी देशों से हम लोग क्या, सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर, घोड़े, ठीक है, ये सब। अफ्रीका से हाथी दांत व लाख, ये सब करते थे। ठीक है, देवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। देवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। दक्षिणी सिंध में लहरी बंदर व गुजरात में केम्बे व सूरत इस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कौन कौन? केम्बे व सूरत और एक देवल। अहिलवाड़ व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल कहा जाता था। ठीक है, इब्न बतूता के बाद आए चीनी यात्रियों ने बंगाल के बारे में कहा था कि देवताओं ने पृथ्वी का संपूर्ण सोना इस प्रांत में बिखेर दिया है। किसके बारे में? बंगाल के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, फिर सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावलियां कुछ थी, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर जो है टैक्स प्रणाली जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सल्तनत कालीन कुछ जो है टर्मिनोलॉजी है, आर्थिक शब्दावली, जैसे अब वाब यानी अतिरिक्त या गौण कर, यानी अब बोल रहा है कि अब और टैक्स लगाऊंगा, अतिरिक्त या गौण कर मतलब गौण यानी छोटा कर।
अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौण कर लगाए, जैसे कि चराई और घरई और जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिए। ठीक है, ठीक है। फवाजिल, फवाजिल क्या होता है? राजस्व अधिशेष, मतलब राजस्व अधिशेष बोलते हैं उसको। खिदमती, पराजित राजाओं से लिया जाने वाला राजस्व या कर। ठीक है, खिदमती मतलब मेरे से खिड़ मत तू, नहीं तो हार जाएगा और हारने के बाद टैक्स देना पड़ेगा ना। महसूल, महसूल कर लूंगा, मतलब भू राजस्व का अनुमान। महसूल मतलब मेरे को महसूस हो रहा है कि तुम अभी भू राजस्व दोगे, मैं भू राजस्व का अनुमान करके मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मतलब महसूस कर सकता हूँ, तो महसूल। ठीक है। हक एक होती, हक एक होती। ठीक है, हक एक होती मतलब किसानों से लगान वसूल कर खूत, मुकद्दम और चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवान ए वजीर वजारत में, वजारत है ना, वजारत में, दीवान ए वजारत में राजस्व जमा करते। जैसे मान लो ये किसान है, किसानों से जो है लगान वसूल कर ली किसने? चौधरी, इन सब ने, खोती में, इन सब ने ना। फिर जो है ये जो है यहाँ पे जो है क्या है? दीवान ए वजारत है ना। और ये जो है इन्होंने इसको जमा यहाँ पे जमा कर दिया। ठीक है, और इस परिश्रम के एवज में, इसके बदले में भाई इन्होंने मेहनत भी तो किया ना, इसके बदले में तो इनको भी तो कुछ मिलेगा। तो ये जो आदमी है, जो चौधरी है, इनको भी इस सम्मेलन में एक भाग मिलता था, उसी को बोलते थे हक एक खोती। बोले खोते तू भी तो पैसे ले, तू भी तो मेहनत करके आया है, उनसे तो किसानों से पैसे लेके आया, तो खोते पैसे तो ले जा, क्यों अपना हक खोता है? नहीं, हक एक खोती, हक मत खो, लेके जाओ पैसे अपने। तो ये टोटल कुल मिला के जितने भी थे, क्या बोलते हैं कि हाँ ये और थे, सॉरी अभी और है। ठीक है, जैसे एक है निर्रख है फरमानी, मतलब राज्य द्वारा घोषित मूल्य, मतलब निर्ख है फरमानी, मतलब अब राज्य ने जो है फरमान जारी कर दिया है, मूल्य उतना ही रहेगा। ठीक है, फरमान जारी कर दिया, अब जो किसी ने भी निकर कष्टी दिखाया ना तो उसको मारेगा, और पैसे बढ़ाने नहीं है, उतना ही रखना है। ठीक है, पैसे राज्य द्वारा घोषित मूल्य। वफा फरमानी, वफा फरमानी मतलब राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार, मतलब कितनी पैदावार करनी है ना, वो भी उसमें भी राज्य निर्धारित करेगा। ठीक है, वफा मतलब वफा करनी है राज्य के साथ, है ना, राज्य को वफा करनी है कि हम जितना बोल रहे ना उतने। ठीक है, इकता एक तमलिक, इकता एक तमलिक मतलब इकता मतलब एक ऐसी बंजर जमीन जिसमें खाने या मायने पाए जैसे, है ना। एकता कपूर की खाने हैं ये। ठीक है, एकता कपूर जैसे बंजर भूमि के खाने हैं। तरकात, तरकात मतलब बलबन द्वारा इख्तेदारों से जब्त भूमि, इख्तेदारों की जब्त भूमि जो है उसके बोलते हैं तरकात। ठीक है, हक ए दीवानी, राजकोषीय मांगे, मतलब हक ए दीवानी, दीवानी को हक है क्या कि राजकोषीय मांग कर सके। ठीक है, अब जो है कर प्रणाली, आगे कर प्रणाली जो है नेक्स्ट वीडियो का भाग। तब तक के लिए थैंक यू।